नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। हम लोग बातचीत कर रहे हैं एथिक्स पर, नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। ये जो चौथा प्रश्न पत्र है मुख्य परीक्षा का, उसके हम लोग पाठ्यक्रम पर बातचीत कर रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसके दार्शनिक पक्ष पर देखा था और बता दें कि हम लोगों ने अपने अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है दार्शनिक पक्ष, इसमें हम उन विचारों का अध्ययन करते हैं जो हमारी नैतिकता को बनाते हैं, प्रभावित करते हैं, या जिन विचारों के आधार पर नैतिकता की अवधारणा विकसित होती है। दूसरा हिस्सा मनोवैज्ञानिक पक्ष है, जिस पर आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। सामान्यतः जब हम किसी भी विचार करते हैं दार्शनिक दृष्टिकोण से, तो उसमें शब्द आता है चाहिए, ये होना चाहिए। जब हम चाहिए की बात करते हैं या मानक की बात करते हैं, तो ये पूरी तरह से दार्शनिक पक्ष के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम इसी में जोड़ते हुए क्या होता है, किस तरह की प्रक्रियाएं चलती हैं, जब इसका अध्ययन करते हैं, तो एथिक्स के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर हम लोग आ जाते हैं। दर्शन शास्त्र सामान्यतः इस बात पर बल देता है कि कौन कौन से मानक हैं जिनके आधार पर नैतिकता का निर्धारण होता है। लेकिन हम चाहे जितनी नैतिकता का निर्धारण कर लें, जब तक हमें वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम आचरण का मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो आपके पाठ्यक्रम में मनोवैज्ञानिक पक्ष इसलिए रखा गया है ताकि हम मनुष्य के व्यवहार से संबंधित सामान्य चीज़ों को जान जाएं। आपका पाठ्यक्रम बहुत सरल सा है। इसमें 3 कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं। मुख्यतः ये जो 3 कॉन्सेप्ट हैं वह आपके जो नैतिक आचरण है उसको निर्धारित करने या उसको समझने में मदद करते हैं। देखा जाए तो इसमें मुख्यतः अगर हम लोग इस पर बातचीत करें तो मनोवैज्ञानिक पक्ष का संबंध हमारे व्यवहार को समझने से जुड़ा है। तो सबसे पहला क्या है कि जो भी हम मनोविज्ञान में यहाँ पढ़ रहे हैं वो हमारे सामान्य आचरण को समझने में मदद करता है। इसमें व्यक्ति के आचरण की मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं को पाठ्यक्रम में रखा गया है। ऐसा नहीं कि पूरी आपको साइकोलॉजी पढ़नी है। साइकोलॉजी का बहुत छोटा सा हिस्सा पढ़ना है, क्योंकि ये जीएस का पेपर है, सामान्य अध्ययन का पेपर है। इसलिए हमें मनोवैज्ञानिक की जो गहरी अवधारणाएं हैं उनमें नहीं जाना। हमें सामान्य से उन आचरण का अध्ययन करना है जो हमारे नैतिक व्यवहार को प्रभावित करता हो। इसमें लिखा भी है मनोवैज्ञानिक गहराई से जानने की बहुत जरूरत नहीं है। बस इसमें होता क्या है कि जो सामान्य आचरण है उसी का अध्ययन हमें करना है। इसमें 3 शब्द आ रहे हैं। एक है मनोवृत्ति, अभिरुचि और भावनात्मक जड़ता। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये 3 ऐसे अवधारणाएं हैं जो हमारे व्यवहार को निर्धारित कर सकती हैं। अगर इसे हम लोग अलग अलग हिस्से में देखें और पाठ्यक्रम के अनुसार देखें, तो इसको हम लोग 3 हिस्सों में भी बांट के हम लोग सरलता से पढ़ सकते हैं। पहला है अभिवृत्ति, इस पर बातचीत कर लेते हैं। अभिवृत्ति या एटीट्यूड, ये बड़ा सामान्य सा व्यवहार है। अक्सर हमने कुछ लोगों को देखा होगा, ऐसे तो लोग सामान्य रहते हैं, लेकिन जब कोई विशेष परिस्थिति आती है तब उस समय उनका विशेष व्यवहार परिलक्षित होता है। जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति ऐसे सामान्य रहता है, आपका दोस्त है, आपके साथ हमेशा रहता है, लेकिन कभी वो धर्म की बात आ जाती है तो आपको लगता है कि जब ये धर्म की बात बीच में आई तो वो इतना नाराज क्यों हो गया। ऐसे सामान्य आचरण बढ़ रहे हैं, वो कर रहा है, लेकिन अचानक धर्म की बात आ गई तो आपको लगता है यार दोस्त मेरे साथ रह रहा है, अचानक उसने ऐसा कटु व्यवहार क्यों किया। इसको समझने का तरीका क्या होता है कि ये वो व्यवहार है जो सहज रूप में आता है और तब आता है जब वैसी आसपास का वातावरण या परिस्थितियां होती हैं। ऐसे सामान्य व्यवहार है। सामान्य व्यवहार का मतलब ये सामान्य बोलचाल में भी, रहन सहन में भी पता नहीं चलता। इसका छोटा सा उदाहरण मैं अक्सर बताता हूँ। एक फिल्म आई, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो अजय देवगन उस फिल्म में है। उसमें ऐसे वो नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे कोई उसको उंगली दिखाता है तो बहुत गुस्से में आ जाता है। तो ये एक तरह से सरल ढंग से समझने का तरीका हो सकता है एटीट्यूड। ये हमारी सीखी हुई योग्यता होती है, हम इसको बचपन से नहीं सीखते। जैसे हमारे आसपास का वातावरण बनता है, उस वातावरण के अनुसार हमारा एक विशेष व्यवहार विकसित हो जाता है। तो उस तरह का वातावरण आएगा तो हमारा उस तरह का सामान्य सा व्यवहार हमारे सामने आ जाएगा। देखा जाए तो अगर इसकी परिभाषा बहुत सरल सी है, अगर इसको एक लाइन में कहें
देखिए क्या है, इसमें ये किसी विषय के प्रति हमारा सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहार ही हमारा एटीट्यूड है। सामान्यतः क्या होता है कि कोई वस्तु हमारे सामने आती है, उसके प्रति कभी हम तटस्थ रहते हैं, बहुत ध्यान नहीं देते, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं या कुछ तत्व ऐसे होते हैं या आसपास का वातावरण ऐसा होता है जिसमें हमारी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, और यही प्रतिक्रिया आपका एटीट्यूड कहलाती है। सामान्यतः अभी मैं अभी हम हिमाचल गए थे शिमला, तो वहाँ पर एक बस ड्राइवर था, उस अचानक हम लोग का ध्यान गया कि उसने जो KGF की तरह उसने चश्मा लगा रखा था, बड़े बड़े बाल रखे हुए थे, तो हमारा छोटा बेटा भी बहुत उसको देख के खुश हो रहा था। लेकिन अचानक उसके ऊपर एक लाइन लिखी होती कि यह मेरा एटीट्यूड नहीं है, ये मेरा स्टाइल है। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो बस वालों से मैंने पूछा कि क्या लिखा हुआ है, तो एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि एटीट्यूड क्या रहता है कि वो कभी कभी व्यक्त होता है, एटीट्यूड हमेशा नहीं रहता। लेकिन अगर आपकी कोई स्टाइल बन जाती है तो हमेशा साथ साथ रहती है। तो ये हमें फर्क करना चाहिए। जो हमारा एटीट्यूड है वो विशेष परिस्थिति में ही अभिव्यक्त होता है, और अगर कोई कह रहा है कि मेरी स्टाइल है, मतलब स्टाइल का मतलब ये होता है कि वो मेरे अपने आचरण में समाहित है और हर पल वो व्यक्त होती रहती है। सामान्य भाषा में हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि वो बहुत एटीट्यूड दिखा रहा था। एटीट्यूड दिखा रहा था मतलब ये होता है कि किसी विशेष परिस्थिति में वो अपने व्यवहार में अलग हो जाता है। जैसे कहते हैं वो एटीट्यूड दिखा रहा है, एटीट्यूड मतलब सामान्यतः वो ऐसा व्यवहार नहीं करता है, लेकिन विशेष मौके पर वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है। अब देखते हैं एटीट्यूड बन कैसे रहा है। बनता इस तरह है कि जैसी हमारा बचपन से हमारे में हमारा सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन जिस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है, जिस तरह की सूचनाएं हमें मिलती रहती हैं, उस तरह अपने को लाभ पहुंचाने के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए हमें एक विशेष व्यवहार विकसित करना पड़ता है, और वह विशेष व्यवहार वही होता है जो हमें सर्वाइव कराता है। कभी कभी बच्चों से कहता हूं, इसको हम लोग अभी एक इंट्रोडक्शन ही है सिलेबस का, इसलिए बहुत विस्तार से नहीं जा रहे हैं, इतना कहते हैं जैसे कि क्या है, जैसे आपने देखा गांव में या कहते ग्रामीण क्षेत्रों में जातिवाद ज्यादा रहता है, शहरों में कम है, क्योंकि गांव में सर्वाइवल के लिए जब से हमारी परंपरा आ रही है तब से उसमें जातियों का गठबंधन बड़ा मजबूत रहता है। किसी के समय पास कोई समस्या आई या ऐसा कुछ हुआ तो उसको पहला जो मदद मिलती है वो जातियों के आधार पर मिलती है, इसलिए वो एटीट्यूड विकसित रह गया है। लेकिन अगर वही वातावरण बदल गया है और आपने बदले हुए वातावरण में वही एटीट्यूड रखा हुआ है तो फिर वो आपको नुकसान दे सकता है। इसलिए एटीट्यूड ही ऐसी विशेषता है मनुष्य की जिसको हम समय के अनुसार बदल सकते हैं। इसलिए आपके पाठ्यक्रम में भी रखा गया है एटीट्यूड में परिवर्तन। एटीट्यूड बदल सकता है, जैसा अगर परिस्थितियां बदली, समय बदला, तो आप उस एटीट्यूड को बदल सकते हैं। इसलिए संक्षेप में हमें यहां देखा जाए तो हमारा सिलेबस, क्योंकि इसको हम लोग आगे विस्तार से देखेंगे, अभी तो जो लेक्चर हमारे हो रहे हैं वो एक हमारे सामान्य से सिलेबस को समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो हमें अभिवृत्ति, एटीट्यूड, ये बनता कैसे है, इसके काम क्या क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर ये आचरण को हमारे कैसे प्रभावित करता है, इसमें देखेंगे हमारे व्यक्तित्व का परिचायक भी होता है। फिर सामाजिक प्रभाव, समाज को ये किस तरह प्रभावित कर रहा है। और रोचक बात देखिए इसमें है, अब जो हम लोग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे उसमें ये नहीं है कि, क्योंकि एप्टीट्यूड बदलना मुश्किल काम होता है। एप्टीट्यूड सभी व्यक्ति में वह जन्मजात क्षमता जिसको सही दिशा दिया जाए तो उस क्षेत्र में वो बेहतर कर सकता है। ये एप्टीट्यूड जन्मजात क्षमता है। ये जन्मजात क्षमता है और यह सीखी हुई योग्यता है। तो हमें ये देखना हैगा कि ये सीखी हुई योग्यता है, तो ये हमें अपना भी एटीट्यूड का अध्ययन करना होगा। और जब एक आप प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जब आप फील्ड में काम करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आप अपने अधीनस्थों के एटीट्यूड को कैसे बदलें, क्योंकि एटीट्यूड सबका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी कार्यालय में जाएं और आप कहें कि 5 बजे के बाद रुकना है, तो हो सकता है कि कुछ कर्मचारी कहें कि नहीं, मैं नहीं रुकता, ये मेरा काम ही नहीं है 5 बजे के बाद रुकने का। आईएएस ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा, उन्होंने ये पूछा मेंस जीएस के 4th पेपर में कि 5 आपको देर रुक के काम लेना है, आप 5 बजे के बाद भी आपको अतिरिक्त काम अपने कर्मचारियों से लेना है, तो आप क्या करोगे।
तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि भाई आप सरकारी ऑफिस में आप अलग से पेमेंट नहीं कर सकते या अलग से प्रलोभन नहीं दे सकते हो, इसलिए आपको एटीट्यूड को समझना होगा और उस समझ के कैसे एटीट्यूड को परिवर्तन किया जाए, और एटीट्यूड के परिवर्तन की जो प्रक्रिया है अनुनयन है, पर्सुएशन है। तो आपका सिलेबस है एटीट्यूड क्या है, इसको समझेंगे छोटे छोटे उदाहरणों से, फिर ये हमारे आचरण को कैसे प्रभावित करता है, कैसे नुकसान करता है, कैसे फायदा करता है, फिर इसका समाज पे क्या असर है इसको देखेंगे, फिर लास्ट में हम लोग परिवर्तन और अनुनयन को भी देखेंगे। और परिवर्तन का मतलब एटीट्यूड में परिवर्तन करना सरल नहीं होता है, उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है प्रभावशाली संप्रेषण का भी, उसकी अलग अलग विधियां हैं जिसको हमें देखेंगे। यहां हमें ध्यान रखना है कि एटीट्यूड में परिवर्तन की जो क्लिनिकल साइकोलॉजी की चीजें वो नहीं पढ़नी है हमें। यहां पर भाई एक आईएएस ऑफिसर एटीट्यूड में परिवर्तन सिर्फ कम्युनिकेशन से ही कर सकता है, उसके पास ये छूट नहीं है कि वो दवा देकर या डर दिखाकर उस तरह का परिवर्तन करे। तो यहां संक्षेप में हम उन परिवर्तनों को देखेंगे जो एटीट्यूड का होता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं यहां बता सकता हूं कि हमारे एक यूनिवर्सिटी में एक कर्मचारी हमेशा गाली दे के बात करता था, और उसके गाली देने का जो एटीट्यूड है छोटी छोटी बातों पे होता था। तो एक बार उससे कहा गया कि भाई गाली मत दिया करो, तो उसने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, गाली देना नहीं छोड़ सकता। तो ये एटीट्यूड कैसे बना, कहने इसने बड़ी मेरी मदद की है। और एक रोचक घटना उसने बताई कि एक बार रजिस्ट्रार और कुछ वाइस चांसलर का आपस में कुछ झंझट हो गया, तो उसने वाइस चांसलर की तरफ से रजिस्ट्रार को कुछ गालियां दे दी, और कहते हैं कि उसका प्रभाव ये पड़ा कि अगले दिन वाइस चांसलर खुश हुआ और उसने जो है उसकी नौकरी या तनख्वाह बढ़ा दी। ऐसा कुछ मामला रहा होगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कहाँ का मामला है, खैर कोई बात नहीं। तो ये एटीट्यूड उसने नहीं बदला अपना। एटीट्यूड बना कैसे, उसको लगा कि मेरे इस एक्शन का हमेशा लाभ होता रहेगा। लेकिन बाद में जब दूसरे वाइस चांसलर आए और उन्होंने उसकी इस हरकत पर उसको दंडित किया, एक दो बार ऑफिस से निकाला, तब जाके उसका पूरा एटीट्यूड बदल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एटीट्यूड बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना है। अब संक्षेप में हम लोग एप्टीट्यूड पर आते हैं। एप्टीट्यूड बड़ा सरल सा है। आज इसका हम लोग उदाहरण ले सकते हैं सचिन तेंदुलकर का, कि भाई कोई बहुत सचिन तेंदुलकर जैसे बहुत खिलाड़ी होंगे जिनमें बहुत अच्छी प्रतिभा होगी, लेकिन उसके कोच ने उनको देखा और उसको सही दिशा दी, तो वह जाकर बहुत बड़ा क्रिकेटर बना। आपने बुधिया का नाम सुना होगा। बुधिया एक छोटा सा बच्चा जो मैराथन दौड़ता था। हुआ क्या उसके साथ, वो स्कूल में पढ़ने जाता था, तो उसके टीचर उसने बदमाशी की, तो टीचर ने उसको दंड दिया कि इस ग्राउंड के चक्कर लगाते रहो, मैं आता हूं। और वो उसको सजा देके भूल गया। वो 2 घंटे बाद देखा तो कहीं छोटा सा बुधिया दौड़ रहा था, तो उसने उसको रोका। उसने कहा तुम्हारे पेट के नीचे दर्द तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्यादा दौड़ते तो हमें नीचे दर्द होने लगता है, कि नहीं हो रहा है। तब उसके टीचर ने पहचान लिया कि इसकी जो क्षमता है वो इस तरह बनी है कि वो मैराथन दौड़ सकता है। तब उसने उसको ट्रेनिंग दी और वो सबसे कम उम्र का मैराथन खिलाड़ी बना। तो इसे कहते हैं एप्टीट्यूड। हमारे में जन्मजात क्षमता, जिसको सही दिशा दी जाए तो वो उस क्षेत्र में व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है। और देखिए, एप्टीट्यूड ही तय करता है कि व्यक्ति अपने आगे भविष्य में कितना आगे जाएगा, कितना बेहतर करेगा। इसका अच्छा उदाहरण हम लोगों को चाणक्य और चंद्रगुप्त का मिलता है। भाई चाणक्य पाटलिपुत्र से लौट रहे थे, निराश थे। अचानक उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य में ऐसा क्या देखा बच्चे में, उसने ना तो बाण चला, चाणक्य ने ऐसा नहीं देखा कि वो बाण चला रहा हो बहुत अच्छा, चाणक्य ने यह भी नहीं देखा कि तलवारबाजी अच्छा कर रहा हो, चाणक्य ने यह भी नहीं देखा कि वो दौड़ सकता है कि नहीं दौड़ सकता। चाणक्य ने एक चीज देखी चंद्रगुप्त में, और ये देखी कि उसका एप्टीट्यूड, उसका व्यवहार राजाओं वाला है। वो वहां पर अपने जो गाय चरा रहे थे, उसके जो साथ के बच्चे थे, जानवर चरा रहे थे, वो सीट पे बैठ कर न्याय कर रहा था। तो उसका एप्टीट्यूड राजा वाला था। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी। बाहुबली के सेकंड पार्ट में क्या आता है, वो कहते हैं कि जो बाहुबली है वो राजा ही है। अगर आप उसको महल में रहेगा तब भी राजा रहेगा, महल से निकाल दोगे तब भी वो राजाओं जैसा व्यवहार करेगा। तो इसे कहते हैं एप्टीट्यूड, जिसपे हम लोग बाद में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। और रोचक बात है कि आईएएस ने लिख के दे दिया है सिविल सर्विस एग्जाम में आईएएस कौन हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि जिसमें सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा, गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सामाजिक सेवा, सर्वप्रथम, कमजोर वर्ग, जिसमें इतने सारे एप्टीट्यूड होंगे वह आईएएस हो सकता है। और मैं अक्सर कहता ये तो सिलेबस बाद में आया, तो मेरे विद्यार्थी अगर आप उनसे पूछें, इथिक्स नहीं भी आया था तब भी हम लोग इस पर चर्चा करते थे। जो व्यक्ति
समाज को बेहतर बनना चाहता है, अगर उसमें ये गुण नहीं होंगे तो समाज को बेहतर नहीं कर सकता। सत्यनिष्ठा, अपने पे ईमानदारी, इसको सामान्य पर्यायवाची तौर पे ईमानदारी, मन वचन कर्म से एक होना। तो सत्यनिष्ठा, अगर प्रशासनिक अधिकारी में सत्यनिष्ठा नहीं है तो रोज वह बहुत लोगों का नुकसान करने की स्थिति में आ सकता है। देखिए सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा मतलब कि आप जो है किसी विषय पे निर्णय लेते समय आप पूर्वाग्रह में ना आए। जो वस्तु मतलब जो जैसी है वैसी नजर आती है उसे वस्तुनिष्ठा कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे गैर तरफदारी, निर्णय लेते समय आप किसी के पूर्वाग्रह के आधार निर्णय ना करें। सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण होना चाहिए। ये जो सार्वजनिक सेवा जिसमें व्यक्ति जा रहा है उसके प्रति आपका समर्पण का मतलब होता है कि आप भीतर से बेहतर करने के लिए उसके प्रति सम्मान रख रहे हों। इसको भी देखेंगे। फिर कमजोर, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसका जो मुख्य दायित्व होता है वो कमजोर वर्गों पर। तो भारत जैसे देश में जहां पर करोड़ों लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, वहां पर प्रशासनिक अधिकारी का मुख्य दायित्व हो जाता है कमजोर वर्गों के साथ उनके प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा का व्यवहार करना। तो अगर इतने गुण हैं, कहते हैं कि अगर आप में प्रशासक के इतने गुण हैं तब जाके आप उस क्षेत्र में सफल हो सकते हो। तो हम लोग इसमें बस ये देखना होगा एप्टीट्यूड, जन्मजात क्षमता क्या है, और उस क्षमता के आधार पर अलग अलग गुणों की चर्चा हम लोग करेंगे और इसी के आधार पर केस स्टडी को भी हम लोग देखते हैं। तो दो चीज हुए, एटीट्यूड सीखी हुई योग्यता जो विशेष मौके पे हमारे व्यवहार को व्यक्त करती है, और जो एटीट्यूड है अगर सही एटीट्यूड होगा तो आपके सफलता की दर बहुत अधिक हो सकती है। जैसे एक फिल्म है 300 फिल्म में कुछ, और उसका सेकंड पार्ट बना, हॉलीवुड की मूवी है, उसमें युद्ध होने वाला रहता है। पिता युद्ध करने जा रहा है, बेटा जिद करता है 18-19 साल का कि पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी युद्ध लड़ूंगा। पिता मना कर देता है, लेकिन अगले दिन जब युद्ध होता रहता है तो देखता है उसका बेटा भी बगल में लड़ रहा है, उसके मना करने के बावजूद वो आ गया है। जब शाम को युद्ध खत्म होता है तो पिता का दोस्त उससे कहता है तुम्हें अपने बेटे पे गुस्सा नहीं आ रही है, उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। तो पिता ने बहुत अच्छा जवाब दिया, उसने कहा सुनो एक बात हमेशा ध्यान रखो, गुस्सा मैं हमेशा दुश्मनों के लिए रखता हूं, अपनों पे गुस्सा नहीं करता हूं। ये एटीट्यूड है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं ऐसा व्यवहार करूंगा। तो ये एटीट्यूड हर व्यक्ति की सफलता असफलता का दायरा तय करता है। एप्टीट्यूड ये फायदा करता है कि हम अपनी जन्मजात क्षमताओं को समझकर उसको सही दिशा दे सकते हैं। अब देखिए यही जो एप्टीट्यूड है और एटीट्यूड मिलाकर आता है भावनात्मक समझ। ये जो तीसरा हिस्सा है जो अंत में हम लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। अक्सर देखा जाए यह आपके कोर्स में क्यों रखा गया है, जिसको भी नेतृत्व करना है, जिसको भी लोगों का प्रतिनिधित्व करना है, उसमें कोई गुण हो चाहे ना हो, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, क्योंकि ताकत इमोशन में होती है। अब शुरू का एक दौर था, मेरा एक डॉक्टर अतुल मिश्रा जो यूट्यूब चैनल है उसमें एक वीडियो लेक्चर है कि ताकत कहाँ होती है। मनुष्य की ताकत, पहले जब मनुष्य जंगली जानवर था तो ताकत शरीर में होती थी, जब बुद्धि का विकास हुआ तो कहते हैं ताकत दिमाग में होती है। लेकिन अब एक नई खोज के अंतर्गत आ गया है, ताकत जो है वह इमोशन में होती है। अगर आप में जितनी भावनात्मक रूप से मजबूती होगी उतने आप ताकतवर होंगे। तो अब इसी भावना को सही दिशा में इस्तेमाल करना भावनात्मक दक्षता कहलाता है। जैसे अभी मैंने 300 फिल्म का जो उदाहरण दिया आपको, वो एक तरह से इमोशन को सही दिशा देना है। एटीट्यूड तो है ही है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कहाँ दिखाना है, इसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक दक्षता। और भावनात्मक दक्षता को सरल शब्दों में कहें, अपनी भावनाओं को समझना, मेरे में क्या चल रहा है, सामने वाले की भावनाओं को समझना और फिर निर्णय करना, इसे भावनात्मक दक्षता कहते हैं। क्योंकि अच्छा नेतृत्वकर्ता वही होता है जो लोगों की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सके। आप पूरे देश में जो भी बड़े लीडर हैं, अगर आप उनको गहराई से उनका अध्ययन करेंगे तो एक बात साफ हो जाती है कि वो लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब भी लोगों की भावनाओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, या ऐसे लीडर जो पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, उनकी असफलता की दर ज्यादा बढ़ जाती है।
क्योंकि प्रशासन में सिर्फ आपको मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा, जमजात क्षमता से भी काम नहीं चलेगा उसमें, क्योंकि यह लोगों से मिलकर निर्णय लेने की प्रक्रिया है, इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस आवश्यक है। इसमें हमारा जो सिलेबस है भावनात्मक दक्षता का, उसमें हम लोगों को एक तो ये देखना है कि भावनात्मक दक्षता होती क्या है, भावनाओं को सही दिशा देना भावनात्मक दक्षता का एक उदाहरण हो सकता है। इसके 4 अलग अलग कंपोनेंट हैं और टोटल देखा जाए तो अलग अलग जो मनोविज्ञान में 5 हिस्से इसके माने जाते हैं। उन 5 उसके हिस्सों को हम लोग देखें, क्योंकि हमारा सिलेबस है कि भावनात्मक दक्षता अवधारणा में हमें सरल ढंग से ये देखना होगा कि हमें स्वयं की भावना को समझना है, ठीक, और भावना को समझकर उसको सही दिशा देनी है। सही दिशा देने से ही फिर अभिप्रेरणा आती है। अभिप्रेरणा, भाई अपने आप भावनाओं को समझ रहे हो, समझ लिया, फिर उसको सही दिशा दे रहे हैं, वो सही दिशा जा रहा है, फिर अभिप्रेरणा, फिर आप मोटिवेट होते हो। लेकिन इसके साथ साथ आपको अन्य की भावनाओं को समझना है। तो ऐसा नहीं कि भाई आप अपनी भावनाओं को समझा, अभी मैं बहुत डिटेल में टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, ठीक, जैसे समानुभूति, इसके लिए इस्तेमाल है समानुभूति, ठीक। तो अब क्या है, तो समानुभूति क्या, अन्य की भावनाओं को समझना, उसकी जगह स्वयं को रख के देखना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्वपूर्ण पार्ट है। और फिर आता है संबद्ध बना। टोटल क्या हो गया, अपनी भावनाओं को समझो, सामने वाली भावनाओं को समझो, निर्णय लो। एक केस स्टडी है, एक रोड एक्सीडेंट होता है। रोड एक्सीडेंट में एक जो महिला सीओ है, एक मेरे स्टूडेंट की ने मुझे ये घटना बताई थी। उसमें एक सीओ है वो लड़की, और उसकी अभी 1 ही 2 साल हुए उसको ज्वाइन किए हुए। एक रोड एक्सीडेंट है और एक बच्चे की मौत हो गई है, ठीक। भीड़ इकट्ठा हो रही क्योंकि उसके एरिया में घटना घटी है, वो वहाँ जाती है। इकलौता बेटे की डेथ हो गई है, माँ रो रही है, वो उसको शांत करा रही है, सहानुभूति कर रही है। आधे घंटे गुजर चुका, फिर एसपी आते हैं और एसपी गुस्से में सीओ को बुलाते हैं और इधर कहते हैं, मैडम ये टाइम आपका इस तरह की गतिविधियों के लिए नहीं है। और गुस्से में कहते हैं कि इसीलिए मैं महिलाओं को जो है मना करता हूं कि उनको पुलिस पर ना लिया जाए। ये बात उस सीओ को बहुत खराब लगती है। खैर उस समय आती, फिर भी वो कहते हैं, एसपी कहता है ठीक है, बहुत प्रेम आया है तो उस माँ को किनारे ले जाओ, ठीक, और वो किनारे ले जाओ, मुझे अपना काम करने दो। तो वो माँ को किनारे ले जाती, वो डेड बॉडी वहाँ से उठाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये प्रकरण चलता है। सीओ बहुत गुस्से में है और वो जाती है कि मैं बातचीत करूँगी कि ऐसा कैसे है, और कुछ हुआ तो मैं शिकायत भी करूँगी। अब वहाँ पर एक मुद्दा आता है, वो आता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। एसपी शाम को पहुँचाता है कि अगर कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है, तो आपका इमोशनल है। तो उस महिला कहती है, जो सीओ है वो कहती है कि भाई उसका बहुत दर्द है, उस माँ को मैं समझ रही हूँ। तो एसपी कहता है ठीक है दर्द है वहाँ पर, लेकिन पहला एक्शन क्या, इमोशन समझना चाहिए कि आसपास का माहौल क्या है। बेटा है, उसकी मृत्यु हुई है, माँ है, भीड़ इकट्ठा हो रही है, ये इमोशंस इकट्ठा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो पहला काम ये होगा कि उस सिचुएशन को शांत किया जाए। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ से पहला काम ये होना चाहिए कि बच्चे की जो बॉडी है वहाँ से उसको हटाया जाए, किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर किसी निष्कर्ष पे पहुँचा जाए। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर इमोशनल होना नहीं है। इमोशनल होना इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं कहलाता है, बल्कि इमोशन को समझना। और कहते हैं फिर उसके बाद, जैसा कि इस प्रकरण में भी आता है, कि वहाँ पे किसका क्या दायित्व होना चाहिए। इथिकल प्रॉब्लम है कि माँ के साथ सहानुभूति रखनी है, कि वहाँ जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी, भीड़ को कंट्रोल करना था। वहाँ पर एसपी निर्णय करता है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस समय पहला काम यह है कि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी यहाँ से जाए। कोई बॉडी यहाँ से हटेगी तो भीड़ इकट्ठा जो हो रही है वो थोड़ी सी कम होगी, तब तक मौका मिलेगा लोगों को समझाने का, ये बताने का। इसका मतलब क्या हुआ, तो बाद में वो सीओ लिखती है कि नहीं,
मुझे लगा कि मैं गलत थी। मुझे उस समय आधे घंटे बर्बाद करने के बजाय उस समय मुझे ऐसी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए थी कि वहां पर लोगों की भावनाएं ज्यादा उग्र ना हो। तो इस तरह के इमोशनल इंटेलिजेंस की आवश्यकता प्रशासन में अत्यधिक होती है, जिसे हम लोगों को अलग अलग इसके हिस्सों को, आपका सिलेबस है मुख्यतः छोटा सा है कि आपको अवधारणाएं समझना है और प्रशासन में इसका प्रयोग देखना है कि प्रशासन में इसका प्रयोग किस तरह किया जाता है। तो उसी संदर्भ में फिर देखेंगे कि अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से हम लोग अलग अलग केस स्टडी देखते हैं, और ज़्यादातर जो केस स्टडी है वो इमोशनल इंटेलिजेंस से ही पूछी जाती है। मुख्यतः इन दोनों का तो रोल रहता है, लेकिन मैंने महसूस ये किया कि सबसे ज़्यादा जो नैतिक दुविधा आती है वो आपके इमोशंस के साथ आती है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि नेतृत्वकर्ता के लिए भावनाओं को समझना जरूरी है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। आप जिस समय जो भी बहुत लोकप्रिय लीडर्स हैं उनके भाषण सुन लें, उनके एक्शन सुन लें, तो एकदम पता रहता है कि यह लोगों की भावनाओं को समझ रहे हैं और उसके अनुसार निर्णय कर रहे हैं। आप एक ऑफिसर के तौर पे एक नेतृत्वकर्ता भी होते हो। आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं या जो आपके ऊपर के अधिकारी हैं, उनकी भावनाओं को समझते हुए फिर अपनी भावनाओं को समझना कि मैं इस मौके पर किस तरह का रिएक्शन करता हूं। जब आप अपनी भावनाओं को समझे रहेंगे तभी उसे एक सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहरहाल इस संक्षेप में मैंने इस मनोवैज्ञानिक पक्ष की बात की है। इसके एक एक हिस्से को, आगे के जो लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग एक एक हिस्से को बहुत विस्तार से देखेंगे। ठीक, एकदम फाइनली इसको अगर हम लोग समराइज करें तो बहुत सरल ढंग से हम लोग परिभाषा पे, एक छोटी सी परिभाषा पे दोबारा आ जाते हैं कि पहला अंतर करने के लिए जैसा है, किसी विषय के प्रति हमारा सकारात्मक नकारात्मक व्यवहार ही मनोवृत्ति है, एटीट्यूड। अभिरुचि, विशेष क्षेत्र से संबंधित जन्मजात प्रतिभा, जिसे उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो व्यक्ति उस विशेष क्षेत्र में बेहतर कर सकता है, एप्टीट्यूड है। और व्यक्तियों की भावनाओं को समझते हुए स्वयं की भावनाओं के साथ संतुलन बनाकर ठीक निर्णय लेने की योग्यता ही। तीन चीजें, सामने वाले की भावना समझना, अपनी भावना समझना और निर्णय लेना भावनात्मक दक्षता कहलाता है। तो ये इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है और हम लोग इसके अब तीसरे पक्ष से बात करेंगे जो कि इसका प्रशासनिक पक्ष है कि आपने जो नैतिक चिंतन पढ़ा, मानव आचरण को समझा, अब इसका सम्मिलित प्रयोग कैसे प्रशासन में करते हैं, इस हिस्से में कल हम लोग मिलते हैं और फिर आगे के लेक्चर्स में एक एक टॉपिक को हम लोग विस्तार से देखेंगे। धन्यवाद।